Good evening, everyone. Is my voice audible? Good evening, ma'am. Yes, ma'am. Evening. Voice audible है ना सबको? ओके, तो लास्ट टॉपिक हमने क्लास में क्या डिस्कस किया था? आई गेस डाइपोल मोमेंट हम कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग में. डाइपोल मोमेंट कर रहे थे? यस मैम. ठीक है. आपको लास्ट लेक्चर में कोई मैंने होमवर्क दिया था डाइपोल मोमेंट के रिलेटेड? ऑर्डर निकालना था डाइपोल मोमेंट का. I think I have given you one homework chapter of the notebooks में. मैंने आपको इसका ऑर्डर फाइंड करना सिखाया था. डाइक्लोरोबेंजीन का ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन. ठीक है, एक हमारे पास था मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और एक हमारे पास था पैरा डाइक्लोरोबेंजीन. तो इस तरह से अगर हमारे पास तीन स्ट्रक्चर्स गिवन है और इन तीनों स्ट्रक्चर्स में हमें कंपेयर करना है कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, किसका डाइपोल कम होगा. तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ओवरऑल डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, दैट इज अंडर ऑफ म्यू1 स्क्वायर. याद है सबको क्या फॉर्मूला क्या था रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का? रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इज म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ म्यू1 म्यू2 cos ऑफ थीटा, where theta it is the angle in between the dipoles, है ना. तो हमने क्या था कि जो हमारे डाइपोल की डायरेक्शन होती है that is oriented from more electropositive to more electronegative substrate. तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन. इस वजह से डाइपोल की डायरेक्शन कार्बन से क्लोरीन की तरफ जाएगी. ये क्या था ना लास्ट लेक्चर में. और ये डाइपोल इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पे भी क्लोरीन है, तो इस डाइपोल की डायरेक्शन ये होगी. इन दोनों के बीच में हमारे पास एंगल कितना बन रहा है? हाउ मच इज दिस एंगल? 60 degree. Yes, this angle is 60 degree. यहाँ थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आएगी, यहाँ पे डाइपोल की डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी. और मैंने आपको बताया था जब आप थीटा कैलकुलेट करते हो तो आपको क्या देखना है कि दो एरोस के बीच में एंगल कितना है, मतलब कि दो हेड्स के बीच में एंगल कितना है. जैसे हम ये एरो ड्रॉ कर रहे हैं तो ये इसका टेल हो गया और ये इसका हेड हो गया. तो जब भी एंगल चेक करना है आपने हेड और हेड के बीच में चेक करना है. ऐसे नहीं करना कि आप इसकी टेल और इसके टेल के बीच का एंगल ले रहे हो या इसके हेड और इसकी टेल के बीच का एंगल ले रहे हो. यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी एंगल लेना है तो हमें दोनों हेड्स के बीच में लेना है. इसका एंगल हमारे पास 120 डिग्री हो गया और ये एंगल हमारे पास, ये मैंने सेम ड्रॉ कर दिया सॉरी, ये हमारे पास पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है ना. इसमें हमारे पास बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. तो इससे हम मतलब हमें बॉन्ड एंगल पता होना चाहिए कि इसमें 60 है, 120, 180. उसके बाद हम इस फॉर्मूला से सबका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. फर्स्ट का डाइपोल मोमेंट कितना आएगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का? मुझे इन तीनों का डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करके बताओ. ऑर्थो, मेटा और पैरा, क्या आएगा डाइपोल मोमेंट? देखो इसमें अगर ये डाइपोल हमारे पास इसकी वैल्यू अगर म्यू1 है और इसकी वैल्यू म्यू2 है, क्या ये दोनों इज दिस ट्रू और नॉट दैट म्यू1 म्यू2 इज इक्वल टू म्यू? इसका मतलब क्या है कि जो म्यू1 की वैल्यू है वही म्यू2 की वैल्यू है. क्या ये होगा या नहीं होगा? जब दोनों ही साइड पे क्लोरीन अटैच है हमारे पास, या तो ऐसा हो कि यहाँ क्लोरीन है यहाँ फ्लोरीन है तो वैल्यू अलग लगाएगी. पर जब हमारे पास दोनों साइड पे क्लोरीन अटैच है तो जितने डाइपोल की डायरेक्शन इसकी साइड पे होगी उतना ही डाइपोल इस साइड पे होगा, है ना. तो म्यू1 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू म्यू2 की होगी एंड दैट इज इक्वल टू म्यू. सो नाउ यू कैन रिप्लेस दिस 1 and 2 बाय ओनली म्यू. तो ये क्या हो जाएगा? म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर cos ऑफ, फिर एंगल लिखो यहाँ पे कितना है cos ऑफ 60 डिग्री. क्या आंसर आएगा इसका? एक बार आप सॉल्व करो, मैं एक सेकंड आ रही हूँ. मुझे ऑर्थो का, मेटा का और पैरा तीनों का आंसर चाहिए.
किया सॉल्व किसी ने? भूपिंदर क्या आएगा फर्स्ट का आंसर? रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑर्थो का ऑर्डर तो ये होगा मैम, ऑर्थो, मेटा एंड देन पैरा। पैरा का तो 0 होगा डाइपोल मोमेंट, हाँ And- पैरा का 0 है। एंड दिस मेटा वाले का मैम जितना भी म्यू की वैल्यू होगी, जो भी एक साइड को डाइपोल की वैल्यू होगी वही वैल्यू होगी। ओके, मतलब आप ये कह रहे हो कि ये इसका आंसर 0 आ गया और जो मेटा वाला है उसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट म्यू के ही बराबर है, ये बोल रहे हो? यस मैम। हाँ, तो दिस इज ट्रू, जो भी म्यू की वैल्यू है वही इसका आएगा, सही है। और इसका आंसर कितना है? √2 म्यू या √3 म्यू, समथिंग हाँ। लाइक दैट। इसका आंसर √3 म्यू आएगा। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। तो उससे आप देख लो, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर, यहाँ पे 1/2, ठीक है। तो उससे हमारे पास √3 म्यू आ जाएगा। तो ऑर्डर हमारे पास क्या हो गया? ऑर्थो का सबसे ज्यादा, √3 की वैल्यू 1.73 होती है ना, 1 से बड़ी है, तो ऑर्थो का सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद बेटा एंड लास्ट विल बी पैरा, ठीक है। तो ये था हमारे पास डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। अच्छा, मैंने आपको कुछ वीडियोस भी अटैच करके दी थी, आप सबने देख ली है वो वीडियोस? प्लीज आंसर मी, आपने वो, क्योंकि लास्ट वीक हमारी क्लास नहीं लगी ना, आई वाज ऑन ऑफ, तो मैंने आपको कुछ वीडियोस अटैच करके दी थी। आई गेस 4 वीडियोस अटैच की थी मैंने, जिसमें हमारे कुछ टॉपिक्स थे केमिकल बॉन्डिंग के। तो मुझे उसके आपके साथ डाउट्स डिस्कस करने हैं, वो मैं तभी डिस्कस कर पाऊंगी अगर आपने वो देखी है वीडियो। देखिए सबने चारों वीडियोस? नो मैम, शिवांशी क्या बोल रहे हो? नहीं देखी मैम अभी। नहीं देखी? बाकी सबने? करुणा, भूपिंदर, आपने, अंकिता? अगर नहीं देखी तो मुझे बताओ, ताकि फिर हम मुझे आगे देखना है कि मैं आपको वो करवाऊं या कुछ और करना है हमें। अगर आप देख चुके हो, कुछ स्टूडेंट्स जो देख चुके हैं वो प्लीज मुझे बताओ आपने देखी है नहीं। करुणा, आपने देखी है वीडियो? मुमताज? चलो मेरी बात सुनो, ये है, ऐसा है कि देखो पिछले 2 दिन आपकी क्लास नहीं लगी थी, फ्राइडे और सैटरडे। वो वीडियोस एक्चुअली 45 मिनट्स की एक वीडियो है, तभी मैंने 4 वीडियोस अपलोड कर दी थी, ठीक है। प्लीज उनको पहले देख लो, आज आपका यही होमवर्क है, आप घर जाके उन वीडियोस को देखो, ठीक है। कल की क्लास में हम उसके डाउट्स डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डाउट्स डिस्कस करेंगे, अगर आपको लग रहा है कि ये पूरा टॉपिक हमें दोबारा पढ़ना है, ठीक है, कि हमें वहां नहीं समझ आया, तो मैं पूरा टॉपिक भी आपको वही सेम मतलब पढ़ा दूंगी लाइव में, ठीक है। बट ऐसा है कि वो हमारे दिन वेस्ट नहीं जाने चाहिए, ठीक है। तो आप वो वाले वीडियोस एक बार कवर कर लो, उससे क्या होगा कि जब मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगी तो एटलीस्ट ये होगा कि हम ज्यादा स्पीड से कर पाएंगे, ठीक है। अगर कल तक नहीं देख सकते हो तो आप मुझे बताओ, मैं आपको नेक्स्ट फ्राइडे तक, फिर हम नेक्स्ट फ्राइडे तक डिस्कस कर लेंगे वो वाला कंटेंट। बट ये है कि आपने देखनी है वो वीडियोस, स्किप नहीं करनी है वो वीडियोस, ठीक है। ओके, कल तक देख लोगे? 45 मिनट्स की 4 वीडियोस है, या फ्राइडे तक करें? रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हो आप बिल्कुल भी, कोई भी नहीं करता। देख लेंगे मैम वैसे तो। ठीक है, ऐसे करो, मैं आपको फ्राइडे तक बोल देती हूँ, क्योंकि संडे आ रहा है बीच में, आप आराम से देख पाओगे, ठीक है। आप लोग जॉब भी करते होंगे कहीं ना कहीं, तो टाइम नहीं मिल पाता है। संडे को देख लेना, वो 4 वीडियोस देख लेना, ठीक है। फिर जो भी टॉपिक आपको लगा कि नहीं हुआ या करना है दोबारा, वो हम कर लेंगे, ठीक है। उसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हमारे हो गए हैं कवर केमिकल बॉन्डिंग के, ठीक है। तो उतना आप कवर करके रखना, बाकी आज हम एसिड बेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. ओके मैम, हाँ जी, ठीक है मैम, ओके। आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है शिवांशी, क्या बोल रहे हो? ठीक है मैम, ठीक कर है, लेंगे। ओके मैम चलो। मैम हाँ जी, पीछे वाले लेक्चर्स की वीडियो नहीं अपलोड पीछे कराया है। कौन सभी लेक्चर्स की वीडियो अपलोडेड है ऐप पे मेरे अकॉर्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग की सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं यहाँ। बाकी मींस में डाइपोल मोमेंट वाला जो एक है वो नहीं है शायद। मतलब लाइव लेक्चर अपलोडेड नहीं है, जो जैसे अभी क्लास चल रही है वो वाला अपलोडेड नहीं है। यस मैम। चलो मैं चेक कर लेती हूँ, मेरे ख्याल से मैंने अपलोड किया था, पर मैं फिर से अभी क्लास के बाद ही चेक करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। नहीं हुआ होगा अपलोड तो मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। ओके। चलो एमओटी उसी में कवर है मैम। नेक्स्ट। एमओटी उसी में कवर है। एमओटी हाँ जी, एमओटी मैम उन्हीं लेक्चर्स में कवर है। हाँ हाँ हाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी उसी लेक्चर में है।
CO कार्बोनाइल का भी मैम, हाँ जी, कार्बोनाइल CO का भी। मुझे ये है कि पहले आप MOT देख लो एक बार, मैं क्लास में आपको रिवाइज करवा दूंगी वो सारा, जब आप तो सारी 4 वीडियोस देख लोगे उसके बाद ही मैं आपको कार्बोनेट का करवाऊंगी। अगर मैं अभी कार्बोनेट का स्टार्ट कर दूंगी तो आप लोग मतलब आधे स्टूडेंट्स ने, या मतलब मुझे लग रहा है पता नहीं किसी ने देखी नहीं है वीडियोस, तो फिर मैं डायरेक्टली कार्बोनेट का नहीं करवा सकती हूँ MOT, ठीक है। तो अभी बोल रही हूँ एक बार वो वीडियोस देख लो, हम रिवाइज कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं कार्बोनेट का MOT भी आपको उसके साथ ही करवाऊंगी, ठीक है। भूपेंद्र क्लियर हो गया? ओके मैम। चलो, तो अभी देखो उसमें हमारे पेंडिंग टॉपिक्स कवर हो गए केमिकल बॉन्डिंग के, ठीक है। जो मैं एक बार फिर से भी क्रॉस चेक कर लूंगी, अगर मुझे लगा कि इसको थोड़ा डिटेल में करवाना है तो वो मैं आपको उसी क्लास में साथ में करवा दूंगी, या नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे सैटरडे हम वो कर लेंगे, पर पहले आपको 4 वीडियोस देखो, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है राइट डाउन एसिड्स एंड बेसिस। तो सबसे पहले एसिड्स एंड बेसिस में देखो हमने क्या करना है, बेसिकली ना जो हमारा ये चैप्टर रहने वाला है एसिड और बेस, इसमें हम पढ़ेंगे कि कितनी थ्योरीज आई है ये समझाने के लिए कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। जैसे सबसे पहली थ्योरी जो आई थी दैट वाज आर्हेनियस कांसेप्ट, उसके बाद ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी कांसेप्ट आया था, लुईस कांसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस है, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है दैट इज सॉल्वेंट सिस्टम कांसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट है, उसको हम अच्छे से करेंगे, बाकी सारे आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़े होंगे, ठीक है। बट ये है कि ये बेसिकली ओवरव्यू है कि आपको हर थ्योरी में ना ये समझना है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड की क्या डेफिनेशन है और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस की क्या डेफिनेशन है। एक तो ये चीज पढ़ेंगे, उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, उसकी मतलब क्या क्या एप्लीकेशंस है कि ये थ्योरी कहती है कि एसिड की डेफिनेशन ये है, तो आप उसको केमिस्ट्री में कहाँ-कहाँ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और फिर हम उस थ्योरी की लिमिटेशंस भी करेंगे कि इसकी क्या लिमिटेशंस है हमारे पास। तो ये ओवरव्यू है। सबसे पहले लिखो आर्हेनियम कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आर्हेनियम या आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो हमारे पास एसिड्स क्या होते हैं, What are acids according to Arrhenius concept? कोई भी ऐसा सब्सटेंस, सबसे पहली चीज तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है, और वो एसिडिक हो, मतलब कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच्ड हो, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है, यहाँ पे A का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, तो एसिड क्या हो जाएगा, एनी सब्सटेंस व्हिच हैज हाइड्रोजन एंड इट रिलीजेस हाइड्रोजन एज H पॉजिटिव। मतलब ये एज H प्लस कैसे रिलीज होगा, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स की हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगी और दोनों इलेक्ट्रॉन्स A के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे, यू विल गेट A नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। तो वो कोई भी सब्सटेंस जो H पॉजिटिव को रिलीज करे उसको हम एसिड बोलते हैं, इतना आप सब जानते होंगे। पर यहाँ करना, ये मेंशन करना जरूरी होता है कि जो आर्हेनियस का कांसेप्ट था वो सिर्फ और सिर्फ वाटर में यूज किया जाता है। मतलब ये अभी इक्वेशन इनकम्प्लीट है, जब तक आप यहाँ मेंशन नहीं करते हो कि हमने सॉल्वेंट वाटर यूज किया था, तो ये गलत है। आर्हेनियस का जो कांसेप्ट है वो हम सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशंस पे अप्लाई करते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि आर्हेनियस कांसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या HCl एसिडिक है, यस और नो, तो आपने बोलना है कि यस इट इज एसिडिक बट इन ओनली एक्वस मीडियम, ठीक है। मतलब अगर आप HCl को वाटर में डिसॉल्व करते हो, ठीक है, अगर हम HCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उससे क्या होगा, HCl की डिसोसिएशन होगी। HCl की डिसोसिएशन इस तरह से होगी दैट यू विल गेट H पॉजिटिव एंड क्लोराइड आयन, ठीक है, H पॉजिटिव और क्लोराइड आयन बन जाएगा। तो कोई भी सब्सटेंस जो वाटर के अंदर, कोई भी सब्सटेंस जो वाटर के अंदर H पॉजिटिव को रिलीज करे उसको आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड कहा जाता है। ऐसे ही हमारे पास आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेसिस क्या हो जाएंगे, जैसे हमारे पास BH, वाटर में जैसे ही आपने इसमें हाइड्रोजन, इसमें हमारे पास हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस जिसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, तो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद वो हमारे पास क्या रिलीज करता है, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है, इट रिलीजेस हाइड्रोक्साइड, ठीक है, नेगेटिव।
तो कोई भी सब्सटेंस जब उसको आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो वो हाइड्रोक्साइड है, ऐसे सब्सटेंस को हम बेस बोलते हैं। इसका एग्जांपल हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। जैसे ही ये हमारे पास देखो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आपने कभी देखा हो व्हाइट कलर के छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं, ठीक है। जब तक तो वो बॉक्स के अंदर बंद है, छोटे छोटे व्हाइट कलर के पैलेट्स होते हैं, जब तक तो वो बॉक्स के अंदर बंद है वो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। वो बेस के तरह कब बिहेव करता है, जब आप उसको किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो, ठीक है। जब तक आप उसको डिसॉल्व नहीं करोगे किसी सॉल्वेंट में, तब तक उसके जो आयंस हैं वो अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है। सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर सोडियम आयन अलग हो जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाता है, ठीक है। जब दोनों अलग अलग हो जाएंगे हमारे पास, तो वी कैन इजीली गेट दिस हाइड्रोक्साइड, ओके। तो कोई भी सब्सटेंस, अब आर्हेनियस ने सॉल्वेंट कौन सा यूज किया था, वाटर। वाटर के अलावा कोई सॉल्वेंट नहीं यूज किया था, तो उसने कहा था कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पर अगर हमें हाइड्रोक्साइड मिल गया, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज बेसिस, ओके। तो एक बार डेफिनेशन लिख लो और मुझे बता देना, अगर आपको कहीं पे डाउट आए तो मुझे रोक देना बीच में, ठीक है। यहाँ पे लिखो हमारे पास व्हाट आर डेफिनेशन ऑफ एसिड्स। any substance that releases H positive ions, क्या लिखो आगे, in aqueous solution, ठीक है, are called acids, ठीक है। इसके एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाएंगे, HCl, HNO3, ठीक है, H2SO4, all of these, ठीक है, these are acids. बेस लिखो, बेस क्या होते हैं, bases any substances that release hydroxide ions, in aqueous solution, hydroxide ions in aqueous solution are called bases, ठीक है। एग्जाम्पल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, तो ये तो हमारा थ्योरी था किसका, एसिड और बेस क्या होता है आर्हेनियस कांसेप्ट के अकॉर्डिंग। अब हमने पढ़ना है कि किस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशंस क्या है हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एप्लीकेशंस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। एप्लीकेशंस ऑफ, आपको मार्कर दिख रहा है, लाइट तो नहीं लग रहा, ठीक है मैम, दिख रहा है। ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, सबसे पहली एप्लीकेशन लिखो हमारे पास आर्हेनियस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। हमने क्या बोला कि हमने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को यूज करना है, उसकी एप्लीकेशन मतलब कि आप आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को यूज करोगे क्या एक्सप्लेन करने के लिए, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स, किसकी ऑक्साइड्स, मेटल की। कौन से मेटल लेंगे यहाँ पे हम, किनकी, कौन से मेटल ऐसे होते हैं जिनकी ऑक्साइड्स बेसिक होती है, एल्कली और एल्कलिन अर्थ मेटल, ये ऐसे मेटल्स हैं जिनकी ऑक्साइड्स का नेचर बेसिक होता है, तो हम उनके ऑक्साइड्स लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें ये बताना है कि ये जो हमारे पास सोडियम की ऑक्साइड है, ठीक है, ये जो हमारे पास सोडियम की ऑक्साइड है, इसकी बेसिक नेचर बेसिक है, मतलब ये अल्कलाइन है। तो वो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे,
हमने क्या पढ़ा, बेस क्या होता है, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस क्या होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको हमने अगर वाटर में डिसॉल्व किया तो वो हमें क्या बना के दे, हाइड्रोक्साइड। अब जो सोडियम ऑक्साइड है, जैसे ही आप उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो क्या बना के देगा, हाइड्रोक्साइड। तो कैसे बना के देगा वो हमें देखना है। हमें पता है जब ये डिसोसिएट होगा तो किसमें डिसोसिएट होगा, अपने आयंस में डिसोसिएट होगा। कौन से आयंस प्रेजेंट है यहाँ पे, दो तो इसके पास सोडियम के आयंस है और एक इसके पास ऑक्साइड है, O2 नेगेटिव, है ना। अब यहाँ देखा जाए तो हमें लगेगा कि आप तो हाइड्रोक्साइड नहीं बन रहा, बट एक्चुअल में क्या होता है, ये जो वाटर प्रेजेंट है यहाँ पे, ऑक्साइड क्या करता है, इस वाटर में से H पॉजिटिव को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो यू हैव वाटर प्रेजेंट ओवर हियर, ये जो आपका ऑक्साइड है ये एक्ट करेगा इस हाइड्रोजन पे, ठीक है, और फिर इस हाइड्रोजन को वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ से हमारे पास क्या रिलीज हो जाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड। तो कितने टोटल हाइड्रोक्साइड्स बन गए हमारे पास, एक तो ये वाला हाइड्रोक्साइड बन गया, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, और एक यहाँ से जो रिलीज हुआ वो हाइड्रोक्साइड। तो बेसिकली इससे हमारे पास क्या बन रहा है, इन शॉर्ट दो तो सोडियम आयंस बन रहे हैं और दो ही हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयंस बन रहे हैं, एक ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन और एक ये OH, ठीक है। तो मतलब इन शॉर्ट सोडियम ऑक्साइड को जैसे ही आप वाटर, हम ऐसे देखेंगे कि सोडियम ऑक्साइड को पीएच पेपर से चेक करो कि ये एसिडिक है या बेसिक, तो हमने सोडियम ऑक्साइड को जैसे ही चेक किया पीएच पेपर से तो इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू व्हिच इंडिकेट्स कि इसकी नेचर बेसिक है। आर्हीनियस की कॉन्सेप्ट को हम जस्टिफाई करते हैं कि आर्हीनियस ने जो बोला था वो सही था, इसकी सच में नेचर बेसिक होती है। और जैसा आर्हीनियस ने बोला था कि बेस उसको बोलते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होकर हाइड्रोक्साइड बना दे, तो ये भी ऐसा करता है। जैसे ही आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे इट विल गिव सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, because it is releasing hydroxide ion, so that is why it is called as a base, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास और एग्जांपल्स हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। जैसे ही हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं ये क्या बना के देंगे, कैल्शियम और साथ में हाइड्रो ऑक्साइड, यस 2 हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये भी हमारे पास मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्साइड। इनका मैकेनिज्म जैसे मैंने इसका लिखा है वैसे ही आपने घर पे आज नोट करना है, खुद बना के देखना है कि किस तरह से ये वाले, जैसे आप इनको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो किस तरह से ये आयंस मिलेंगे हमें। सेकंड एप्लीकेशन जो इसकी है दैट इज एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। Write out the second application. Acidic character of oxides of non-metal. Just 1 second. देखो हमने क्या बोला, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। तो जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं जैसे कि एल्कली मेटल और एल्कलिक मेटल की हमने बात की थी, उनकी नेचर बेसिक होती है, ठीक है। पर जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं जैसे कि कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन सब की जो ऑक्साइड्स बनती हैं उनका नेचर होता है एसिडिक। तो हमें ये प्रूफ करना है कि कैसे नॉन मेटल की जो ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर एसिडिक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम देखें, जैसे आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, इसके साथ कंबाइन होकर
कार्बोनिक एसिड बनाएगा H2CO3। कैसा स्ट्रक्चर होता है कार्बोनिक एसिड का? इसमें हमारे पास C डबल बॉन्ड O, कितने ऑक्सीजन है टोटल? 3, 2 के साथ हाइड्रोजन लगा होगा और एक के साथ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2CO3। ये यहाँ से H प्लस को रिलीज करता है, ये OH है, यहाँ से H पॉजिटिव को रिलीज कर देगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही वाटर में डिसॉल्व होता है ये कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो कि फर्दर डिसोसिएट होके आपको बाइकार्बोनेट बना के देगा और H पॉजिटिव बना के देगा, है ना। तो ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H पॉजिटिव आयन लिबरेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं आर्हीनियस के अकॉर्डिंग? इट इज कॉल्ड एज एसिड। ओके, तो देयरफॉर CO2 इज अ एसिड, इट इज एसिडिक इन नेचर। ऐसे ही नाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड, जैसे इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे ये क्या बना के देगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड व्हिच विल डिसोसिएट टू गिव H पॉजिटिव एंड नाइट्रेट्स। ठीक है, और हमारे पास वाटर, ठीक है, वाटर भी हमारे पास नहीं, वाटर नहीं सॉरी, वाटर तो हमारा सॉल्वेंट है। ऑक्सीजन फैमिली में हमारे पास सल्फर प्रेजेंट है व्हिच इज अ नॉन मेटल, तो ये हमने वाटर में डिसॉल्व किया सल्फर के हाइड्राइड को, सल्फर की ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। तो सल्फर ये लिखा ना ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, तो सल्फर के ऑक्साइड को यूज करेंगे, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बना के देगा, जो फर्दर डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव एंड सल्फाइड आयन में। ठीक है, ऐसे ही क्लोरीन को डिसॉल्व किया वाटर में तो इट विल फॉर्म परक्लोरिक एसिड व्हिच विल डिसोसिएट टू गिव H पॉजिटिव एंड परक्लोरेट आयन। तो देखो ये सारे जितने भी सब्सटेंस है, कार्बन की ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, सल्फर और क्लोरीन की ऑक्साइड, ये सब एट द एंड वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हमें H पॉजिटिव आयंस लिबरेट करके दे रहे हैं। तो जो भी चीज H पॉजिटिव आयन को लिबरेट करके देगी उसको हम क्या बोलेंगे? एसिड। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये सब क्या है? एप्लीकेशंस है। ठीक है, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशंस है। थर्ड, बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन। कौन सी हाइड्राइड्स होती है? हाइड्राइड्स का मतलब क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन अटैच्ड हो। हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन जिसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड हो, जैसे कि अमोनिया, ये क्या है? एक हाइड्राइड है नाइट्रोजन का। इसके अलावा हाइड्राजीन, क्या फॉर्मूला होता है हाइड्राजीन का? N2H4, है ना, और हाइड्रोक्सिल अमीन, इनमें सब में हाइड्रोजन अटैच्ड है नाइट्रोजन के साथ, तो इनको हम बोल सकते हैं हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब हमने क्या बोला? ये बेसिक है नेचर में, मतलब वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ये हमें हाइड्रोक्साइड देंगे। कैसे देंगे? जैसे आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ऑक्सीजन क्या करेगा? यहाँ पर इसके H पॉजिटिव, जो हमारे पास अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया में आप पहले मुझे बताओ नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन? ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो इसका मतलब नाइट्रोजन आसानी से अपने लोन पर डोनेट कर सकता है, पर ऑक्सीजन अपने लोन पर आसानी से डोनेट नहीं कर सकता, है ना। तो फिर क्या होगा हमारे पास? अगर वाटर है दैट इज HOH, तो नाइट्रोजन की कैपेसिटी है अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को देने की, पर ऑक्सीजन की कैपेसिटी नहीं है, तो इसलिए नाइट्रोजन वाटर के H पॉजिटिव को अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा और यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज हो जाएगा। क्या बनेगा? अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो क्योंकि इसका हाइड्रोक्साइड बन गया तो इस वजह से अमोनिया कैसे बिहेव करता है? एज अ बेस। हाइड्राजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? N2H4 इज नथिंग बट इट इज NH2NH2। ठीक है, अब इसमें 2 नाइट्रोजन है। ठीक है, जैसे आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी। ठीक है, जैसे हमने अमोनिया की रिएक्शन की है, बस उसमें क्या था? यहाँ
यहाँ पर हमारे पास NH2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन था, बस हमने उसके हाइड्रोजन को फिर से NH2 के साथ रिप्लेस कर दिया। तो अब किसी भी इन दोनों में से रैंडमली कोई भी एक नाइट्रोजन हम पिक करेंगे जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा हाइड्रोजन को। तो ये नाइट्रोजन H पॉजिटिव पे एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से हाइड्रोक्साइड रिलीज हो जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये वाला NH2 सेम रहेगा, NH2 NH3 पॉजिटिव प्लस हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, यहाँ पे भी सेम रिएक्शन होगी, जैसे ही आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे, ठीक है, ये वाला लोन पे हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ बन जाएगा NH3 पॉजिटिव, यहाँ पे OH प्लस हाइड्रोक्साइड। ये हाइड्रोक्साइड कहाँ से आएगा, ये हाइड्रोक्साइड यहाँ से आएगा या वाटर में से आएगा, यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड लिखा है हमने, दैट विल कम फ्रॉम हाइड्रोक्सिल अमीन और फ्रॉम वाटर। वाटर मैम, हाँ, that will come from water. Okay. Next लिखो limitations of Arrhenius concept. Limitations of Arrhenius concept. ठीक है, सबसे पहली लिमिटेशन क्या हो जाएगी इसकी, इसने बोला कि एसिड वो चीज है जो वाटर में H पॉजिटिव दे, बेस वो चीज है जो वाटर में OH नेगेटिव दे। पर ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक होता है बिना पानी में डिसॉल्व किए, कोई सब्सटेंस बेस की तरह बिहेव करता है पर बिना पानी में डिसॉल्व किए। तो फिर उस चीज को इसने एक्सप्लेन नहीं किया था, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन हो गया था कि वाटर सॉल्वेंट होना चाहिए। पर ऐसे बहुत केसेस हैं जहां पे वाटर सॉल्वेंट की तरह बिहेव नहीं करता, ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास लिखो, इट इज एप्लीकेबल Arrhenius concept is applicable, Arrhenius concept is applicable in only aqueous medium. It is applicable only in aqueous medium, ठीक है ना। तो जैसे अगर मान लो हमने कोई बेस ले लिया जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, तो आप सबको पता है कि इसमें क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कैटायन एंड आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, सोडियम क्लोराइड बनेगा और साथ में वाटर। पर ये जो रिएक्शन है ये वाटर की ही प्रेजेंस में हो सकती है, बिना वाटर, मतलब यहाँ पे आर्हीनियस के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाटर होना चाहिए। मतलब आपको पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके इसके ये जो दो आयंस हैं वो सेपरेट होंगे। अदरवाइज तो फिर आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो ये सेपरेट हो ही नहीं सकते, है ना। तो पहले वाटर में डिसॉल्व करो, तब जाके सोडियम बनेगा, तब जाके हाइड्रोक्साइड बनेगा, मतलब ये अलग हो जाएंगे। ऐसे ही फिर क्या होगा, आपने HCl लिया, उसको पानी में डिसॉल्व किया, ठीक है, H पॉजिटिव बन गया और Cl नेगेटिव बन गया। मतलब हमारे पास ना दो बीकर हैं, दो सॉल्यूशंस हैं, एक में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व किया हुआ पानी में और दूसरे में हमने HCl को डिसॉल्व किया हुआ पानी में, ठीक है। अब आयन सेपरेट हो चुके हैं, अगर आप इसको मिक्स करोगे अब तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तो यहाँ से वाटर मिल जाएगा हमें और दूसरा यहाँ से सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। तो मतलब ठीक है, आर्हीनियस ने ऐसे बोला, रिएक्शन और सच में ऐसा होता भी है कि सोडियम क्लोराइड बन जाता है HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व करके, पर जरूरी नहीं है कि उसके लिए वाटर चाहिए ही चाहिए, ठीक है।
ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उसके लिए वाटर चाहिए ही चाहिए। आर्किमिडीज ने तो बोल दिया कि सेपरेट ही तब होंगे जब आप सॉल्वेंट वाटर लोगे, पर ऐसा सच में नहीं होगा। अगर हम गैसियस फेज में भी रिएक्शन करते हैं बिना सॉल्वेंट को लिए, तब भी रिएक्शन ये पॉसिबल है, जो कि आर्किमिडीज कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब लिमिटेशन क्या होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl दोनों गैसियस फेज में जहां कोई भी सॉल्वेंट प्रेजेंट नहीं है, वहां हमारे पास सोडियम क्लोराइड और साथ में क्या मिलता है, वाटर इज फॉर्म। तो ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे तो वाटर नहीं दिया फिर भी रिएक्शन हो रही है, तो इट इज अ लिमिटेशन ऑफ आर्किमिडीज कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, ये लिमिटेशंस। अब यहाँ पे आर्किमिडीज कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, Bronsted and Lowry concept. Bronsted and Lowry concept of acids and bases. ठीक है, write down. According to Bronsted, अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। जैसे हमने आर्किमिडीज का कंसेप्ट किया, वहां हमने पढ़ा एसिड वो चीज होती है जो H पॉजिटिव को डोनेट करे, पानी में डिसॉल्व करने पर वो हमें H+ दे। वही सेम डेफिनेशन ब्रॉन्स्टेड की भी है। ब्रॉन्स्टेड ने भी ये बोला कि जो हमारे पास एसिड्स हैं वो क्या होते हैं, दे आर सिंपली H पॉजिटिव डोनर, पर इसमें वाटर होना जरूरी नहीं है। ठीक है, दूसरा हमारे पास इसके अकॉर्डिंग बेस क्या होता है, बेस इज समथिंग व्हिच इज हाइड्रोक्साइड आयन। देखो सॉरी, आर्किमिडीज के अकॉर्डिंग तो हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा बेस है वो क्या होता है, जो हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करे, पर ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग यहाँ हाइड्रोक्साइड वाला कंसेप्ट नहीं आता। उसके अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग जो एसिड है वो H पॉजिटिव डोनर है, तो जो बेस है वो और कुछ नहीं बल्कि H पॉजिटिव एक्सेप्टर है। ठीक है, इट इज H पॉजिटिव एक्सेप्टर। ओके, इनका हमारे पास एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखो एसिड की एग्जाम्पल तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, दैट इज योर HCl। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो। एसिड के लिए हमारे पास एग्जाम्पल HCl हो गया, H2SO4 हो गया। जब हमारे पास डेफिनेशन ही सेम है, जो उसने बोला था आर्किमिडीज ने कि एसिड H पॉजिटिव डोनर होते हैं, वही ब्रॉन्स्टेड ने बोला कि ये भी H पॉजिटिव डोनर होते हैं, तो एग्जाम्पल भी हमने सेम रखी है कि ये हमारे पास सारे H पॉजिटिव डोनर्स हैं, तो इनको आर्किमिडीज के अकॉर्डिंग भी एसिड माना जाता है, इनको ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग भी एसिड माना जाता है। धीरे धीरे देखो, जब आप सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट पे जाओगे तो इनमें से किसी एक को आप ये भी बोलोगे कि ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, जब आप सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट पे जाओगे। और वहां ऐसा क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट अभी ये H पॉजिटिव डोनर है, तो ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग ये एसिड है। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग बेस क्या है, कोई भी ऐसी चीज जो H पॉजिटिव को एक्सट्रैक्ट कर सकती है, जो H पॉजिटिव पे अटैक कर सकती है। जैसे एग्जांपल हमने अभी देखा था अमोनिया। अमोनिया में क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये H पॉजिटिव को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, तो दिस इट्स नेचर इज बेसिक। ठीक है, मोर इम्पोर्टेंट यहाँ हमारे पास आने वाला है डेफिनेशन, तो ठीक है ये आपको पता होना चाहिए, पर ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास कंसेप्ट है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का। ठीक है, राइट डाउन conjugate acid base pair। conjugate acid base pair, देखो conjugate acid base pair के अकॉर्डिंग कंसेप्ट क्या है कि अगर हम दो सब्सटेंसेस को, एक एसिड को और दूसरा बेस को मिक्स करते हैं, एसिड प्लस बेस, ठीक है, तो ये हमारे रिएक्टेंट्स हो गए, एक एसिड और एक बेस। तो ये जब डिसोसिएट होंगे तो ये क्या देने वाले हैं हमारे पास,
जो एसिड है, ठीक है, वो हमें क्या देगा, दैट इज गोइंग टू गिव अस कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, एसिड विल गिव अस कॉन्जुगेट बेस एंड बेस से हमें क्या मिलेगा, दैट इज गोइंग टू गिव यू कॉन्जुगेट एसिड। अभी कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या है वो समझते हैं। जैसे मान लो हमने क्या किया, HCl को डिसॉल्व किया, HCl को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, तो HCl को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, HCl कैसे बिहेव करता है, एज एसिड बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि वाटर में डिसॉल्व होने पर ये H पॉजिटिव को लिबरेट करता है। वो H पॉजिटिव कौन एक्सेप्ट करेगा, वाटर का ऑक्सीजन। वाटर के ऑक्सीजन में लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लोन पेयर क्या करेगा, H प्लस को एक्सट्रैक्ट करेगा और यहाँ से क्लोराइड एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, एक तो वाटर प्लस ये वाला हाइड्रोजन क्या बन गया हमारे पास, हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन, दीज आर फॉर्म। अब हम क्या बोलेंगे, अगर HCl एसिड है, अगर HCl एसिड है तो इससे क्या मिला हमें, यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट बेस, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, क्लोराइड, ठीक है। और अगर ये वाटर, देखो अगर ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको बेस बोल सकती हूँ, यस और नो। इज वाटर इन दिस रिएक्शन अ बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट? Yes, ma'am. यस, व्हाई, बिकॉज़ हमने बड़ा ब्रॉन्स्टेड ने ये बोला था कि कोई भी सब्सटेंस जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकता है उसको हम बेस बोलते हैं। तो यहाँ वाटर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वाटर इस H को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो ये हमारा बेस बन गया इस रिएक्शन में, ठीक है। और बेस से हमें क्या मिलता है, यू गेट कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है हमारे पास, कॉन्जुगेट एसिड बेस में फर्क क्या है। अगर आपको मैं पूछूंगी ये हमारे पास कोई एसिड है, उससे अगर हमारे पास कोई एसिड है तो मुझे बताओ उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, अगर मेरा एसिड HCl है तो उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, बाकी का पार्ट जो बचा वो क्या हो जाएगा, उसका कॉन्जुगेट बेस। तो दैट मींस एसिड में से अगर हम एक H+ को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हमें क्या देगा, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। और अगर हमारे पास बेस है, ये बेस है, उससे हमें बताना है कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा। तो आप बेस से एसिड में कैसे जोड़ोगे, आपने एक H+ को ऐड कर देना है, ठीक है। तो बेस से हमें क्या मिल जाएगा, we add one proton in conjugate, we add one proton in base, तो उससे हमें क्या मिल जाता है, उसका कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। लिखो इसको, write down, a base has one proton, a base has one proton less than its ठीक है, and an acid has one proton more than its conjugate base, ठीक है ना। तो इट हैज वन प्रोटॉन मोर देन इट्स कॉन्जुगेट बेस, वो आप देख ही चुके हो। अगर मैं बोल रही हूँ वाटर बेस है, ठीक है, तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड था वो था हाइड्रोनियम आयन, तो ये हमारा बेस है, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, जो बेस है उसके पास एक प्रोटॉन कम होता है एज कंपेयर टू इट्स कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो इस कॉन्जुगेट एसिड में 3 हाइड्रोजन है और उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग बेस है उसमें सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, तो इट हैज वन लेस H पॉजिटिव आयन।
एंड एन एसिड HCl, इसका कॉन्जुगेट बेस हमारे पास क्लोराइड है ना, ये हमारा एसिड और ये उसका कॉन्जुगेट बेस। तो जो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस है इट इज हैविंग वन प्रोटॉन, जो हमारा एसिड है दैट इज हैविंग वन प्रोटॉन मोर देन इट्स कॉन्जुगेट बेस। तो मैं अगर आपको कोई ये देती हूँ एसिड, तो आप मुझे उसका कॉन्जुगेट बेस लिख के बता सकते हो क्या है? फटाफट से इनकी कॉन्जुगेट बेस लिख दो बस। I'm writing here the acid. You just have to tell what will be the conjugate base. ठीक है? नीचे तक विजिबल है वर्ड अमाइड लिखा है, अमोनिया तक वर्ड विजिबल है? Yes, ma'am. इनके लिखो क्या करेंगे आपके पास, ठीक है? और इसके बाद यहाँ लिख रही हूँ मैं, इस साइड पे लिख रही हूँ, ठीक है? You have to tell what will be the conjugate base. करना क्या बनेगा? फर्स्ट का H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस, Ma'am, HSO4 negative. हाँ, तो कैसे किया? बस एक प्रोटॉन कॉपी तो करना है, इसका हमारे पास HSO4 नेगेटिव। नेक्स्ट क्या बनेगा? SO4 2 negative. हाँ, तो दिस इज SO4 2 नेगेटिव, इसका क्लोराइड, इसका नाइट्रेट, इसमें एसीटेट। एक H प्लस को रिमूव करोगे तो पीछे चार्ज क्या आ जाएगा? -1। दो H प्लस हमें कभी रिमूव नहीं करने। जब मैं ये बोल रही हूँ H2SO4, तो इसका कॉन्जुगेट बेस ये नहीं बनाना, इकट्ठे दो प्रोटॉन कभी भी नहीं निकालने, ठीक है ना? तो H2 होगा क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही इसका O2 नेगेटिव, इसमें अमोनिया, इसमें NH2 नेगेटिव अमाइड, और इसका क्या हो जाएगा? NH। इसको क्या बोलते हैं? इमाइड। ओके, इसका हमारे पास नाइट्राइड, यहाँ H2PO4 negative. This will be HPO4 negative and this will be positive. किसी में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? Done? Should I write this? Next लिखो acidic character of oxy acids of hydrogens.
एसिडिक कैरेक्टर ऑफ। अच्छा, इससे पहले ना एक और चीज हमने समझनी है, वो भी लिखो, राइट डाउन। Stronger is the acid, stronger is the acid, weaker is its conjugate base. Stronger is the acid, weaker is its conjugate base, and stronger is the base, and stronger is the base, weaker is its conjugate acid. ठीक है, क्या लिखा हमने, जितना ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो उस एसिड से जो हमें बेस मिलेगा ना, कॉन्जुगेट बेस, वो उतना ज्यादा वीक होगा। और अगर हम बेस ले रहे हैं तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हम यूज करेंगे, उससे जो हमारे पास एसिड बनेगा वो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, वीक। ठीक है, और इसको लिखो वाइस वर्सा, राइट डाउन वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि इसका उल्टा भी सही है, कि अगर आप पहली स्टेटमेंट क्या लिखी, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, तो अगर आप वीक एसिड लोगे तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। और अगर आप वीक बेस लोगे तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसका मतलब क्या है। देखो, अगर मैं बात करूंगी यहाँ पर वाइस वर्सा, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, HCl, हमने बोला ये एसिड है, ठीक है, और हम बोल रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड से हमें एसिड से क्या मिलता है, उसका कॉन्जुगेट बेस मिलता है। अगर ये HCl है, ये एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी द क्लोराइड आयन, Cl नेगेटिव आयन। दिस इज द कॉन्जुगेट बेस। क्या लिखा हमने, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हम यूज करते हैं तो उससे जो हमें कॉन्जुगेट बेस मिलेगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इससे जो हमें कॉन्जुगेट बेस मिलेगा दैट विल बी वीकर। ओके, एंड अगर हम कोई वीक एसिड, वाइस वर्सा क्यों लिखा है, कि अगर आप कोई जैसे मान लो वीक एसिड ले रहे हो, जैसे कि एसिटिक एसिड, इससे जो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस मिलेगा, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस एसिटेट आयंस। तो एसिटेट आयन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग, एक सेकंड, HCl स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस वीक, और एसिटिक एसिड वीक है, तो उससे जो हमारा कॉन्जुगेट बेस मिलेगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, वैसे ही इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बट हाँ जो हमारी एसिड है वो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो HCl स्ट्रॉन्ग है, तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो ये स्ट्रॉन्ग है। एक्चुअल में दिस इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, पर अभी हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं आपस में, कि अगर HCl स्ट्रॉन्ग है तो उसका बेस वीक हो जाएगा, और अगर हमारे पास एसिड वीक है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब क्या होता है, देखो एसिड के डेफिनेशन हमारे पास है कि एसिड वो चीज है जो H+ को डोनेट करती है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब जो H पॉजिटिव को आसानी से लिबरेट करे, है ना। जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी किसी कंपाउंड की H+ को डोनेट करने की, उतना ज्यादा एसिड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड लिख लो, strong acid is the one which has large tendency to donate H+। ऐसे ही strong base क्या हो जाएगा, strong base is the one which has large tendency to accept proton। ठीक है ना,
तो ये होता है स्ट्रॉन्ग का मतलब। एसिड का मतलब होता है वो जो H+ को दे दे। वो स्ट्रॉन्ग तब होगा जब उसकी टेंडेंसी H+ को डोनेट करने की काफी ज्यादा होगी। बेस वो चीज है जो आसानी से हाइड्रोक्साइड को रिलीज करता है। जितना आसानी से, जितनी ज्यादा उसकी टेंडेंसी होगी हाइड्रोक्साइड को रिलीज करने की, उतना ज्यादा हमारा जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब हमने बोला HCl स्ट्रॉन्ग है, ये लिखा ना हमने यहाँ, HCl स्ट्रॉन्ग। तो इसका मतलब क्या है? HCl स्ट्रॉन्ग हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि HCl जो डिसोसिएट एसिड है ना, तो एसिड का मतलब कि H+ देगा, साथ में क्लोराइड आयन देगा। अगर मैं बोल रही हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब HCl बहुत आसानी से H+ में और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट भी हो जाता है, जल्दी भी कन्वर्ट होता है। और स्ट्रॉन्ग का मतलब ये भी है कि अगर मैं इसके 100 मॉलिक्यूल्स ले रही हूँ, 100 मॉलिक्यूल्स का मतलब 100 मॉलिक्यूल्स HCl के प्रेजेंट है, तो 90% मॉलिक्यूल्स में HCl की डिसोसिएशन हुई है। अगर मैं कह रही हूँ 90% मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएशन हुई है, तो इसका मतलब क्या है? 100 में से 90 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनमें ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो H+ कितने बनेंगे? 90, और Cl भी कितने बनेंगे? 90। HCl बचेगा कितना हमारे पास? 100 माइनस 90 दैट इज 10। मतलब 100 में से 90 मॉलिक्यूल ऐसे थे जिन्होंने H+ दे दिया। जितना ज्यादा H+ बनेगा उतनी ज्यादा एसिड क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग। हमने अगर बोला है कि HCl स्ट्रॉन्ग है, तो उसका मतलब वो H+ आसानी से देता है और ज्यादा अमाउंट में देता है। अगर आप 100 मॉलिक्यूल्स ले रहे हो, तो उसमें से 90 मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनमें ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और H+ और Cl नेगेटिव बन जाएंगे। ठीक है? अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास एसिटिक एसिड जो है दैट इज वीक। वीक का मतलब अगर मैं इसके 100 मॉलिक्यूल्स ले रही हूँ, तो 100 में से कुछ ही ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो ब्रेक करके हमें एसिटेट आयन और H+ आयन देंगे। ठीक है? ब्रेक करके एसिटेट और H+ आयन देंगे। तो दैट मींस अगर मैं 100 मॉलिक्यूल्स ले रही हूँ, तो बहुत थोड़े, जैसे 100 में से सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जिसमें ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। अगर सिर्फ 10 में ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो 10 ही हमारे एसिटेट के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 10 ही हमारे प्रोटॉन के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो ये बचेगा कितना? 100 में से 10 चले गए, कितना बचा? 90। इसका मतलब 90 मॉलिक्यूल्स ऐसे थे एसिटिक एसिड के जिसमें कोई डिसोसिएशन हुई ही है। ठीक है? तो उसमें हमारे पास 10 मॉलिक्यूल्स एसिटेट के बने, 10 मॉलिक्यूल्स H+ के बने, सिर्फ 10 में डिसोसिएशन हुई है। तो इन दोनों में से क्या बोलोगे? कौन सा स्ट्रॉन्ग है? जिसने H+ ज्यादा दिया, जिसमें बॉन्ड ज्यादा आसानी से ब्रेक हो गया। HCl इज स्ट्रॉन्ग। ओके, नाउ व्हाई इज दिस स्ट्रॉन्ग? ये ठीक है, हमने ऐसा ऑब्जर्व किया कि HCl जो है वो ज्यादा एसिडिक है, उसने ज्यादा H+ दिया। पर क्यों दिया? क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग है, तो इससे जो कॉन्जुगेट इसका बेस बन रहा है Cl नेगेटिव, दैट इज अ वीक कॉन्जुगेट बेस। तो ये उसका रीजन है कि HCl स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि उससे जो कॉन्जुगेट बेस मिलेगा हमें दैट इज क्लोराइड आयन, दैट इज अ वीक बेस। बेस का काम क्या होता है? बेस का काम होता है प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करना। तो जो यहाँ से क्लोराइड आयन मिल रहा है इसके ऊपर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो ये ऐसा कर सकता है कि ये वापस से H+ को अटैक करे और फिर ये रिएक्शन इधर चली जाए। पहले क्या था? HCl का बॉन्ड ब्रेक हुआ, H अलग हो गया, Cl अलग हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं कि Cl नेगेटिव इज अ बेस, तो उसके बेस का काम क्या है? H+ को एक्सट्रैक्ट करना। तो जैसे ही इसको एक्सट्रैक्ट करेगा वापस से HCl बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे एसिटेट आयन बना, ये भी क्या है? कॉन्जुगेट बेस। तो इस बेस का भी क्या काम है? H+ को अटैक करना, वापस से एसिटिक एसिड दे देना। ठीक है? पर ऐसा दोनों साइड में होगा, दोनों साइड में ऐसा होगा कि HCl जो आपका, इसमें भी Cl नेगेटिव H को अटैक करके वापस HCl दे देगा, पर इसमें भी एसिटेट H को अटैक करके वापस एसिटिक एसिड दे देगा। पर ऐसा आपके अकॉर्डिंग कौन सी रिएक्शन में ज्यादा होगा? कौन सी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगी? सेकंड वाली। सेकंड वाली है ना, क्योंकि इसमें हमारे पास जो कॉन्जुगेट बेस है, क्या बोला? अगर ये एसिड वीक है तो इसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग बेस वो है जो H+ को आसानी से अटैक कर ले, है ना? तो ये इसको आसानी से अटैक कर लेगा, वापस से एसिटिक एसिड बन जाएगी। तो अगर ये दोनों वापस कंबाइन हो रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना, H+ की कंसंट्रेशन कम हो गई। जैसी H+ की कंसंट्रेशन कम हुई, तो हम क्या बोलेंगे? एसिड हमारा वीक है। ठीक है? तो
पॉइंट ये है कि वो हमने समझ लिया कि ये स्ट्रॉन्ग इस वजह से है क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस जो बन रहा है वो वीक है, क्योंकि ये वीक है ये इस पे अटैक कर नहीं पाएगा और रिएक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं करेगी। H प्लस एज इट इज यहाँ रहेगा, कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, ये सब्सटेंस ज्यादा एसिडिक होता जाएगा, है ना। पर इसका रीजन क्या है कि ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है। उसका रीजन हमारे पास ये है कि साइज के बेसिस पे इसका हम आंसर देंगे। एक्चुअली क्या होता है ना, डिस्पर्सल ऑफ चार्ज से हमारे पास स्टेबिलिटी आती है और इंटेंसिफिकेशन ऑफ चार्ज से अनस्टेबिलिटी आती है सिस्टम में, ठीक है। अगर हम बोले कि हमारे पास कोई छोटे साइज का एटम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और कोई लार्ज साइज एटम प्रेजेंट है, उस पे भी प्लस का चार्ज है, तो यहाँ पे ना चार्ज छोटी सी जगह पे एक्यूमुलेट हुआ हुआ है, इसको हम बोलेंगे कि यहाँ हमारा चार्ज इंटेंसिफाई हो रहा है और ये सिस्टम में अनस्टेबिलिटी को लेके आ रहा है, ठीक है। और यहाँ प्लस में ये हमारा क्या है, दिस इज चार्ज डिस्पर्सल, ठीक है, दिस इज चार्ज डिस्पर्सल। तो इससे हमारे पास सिस्टम में क्या आती है, इससे हमारे पास सिस्टम में अनस्टेबिलिटी आती है, ओके। इससे हमारे पास सिस्टम में क्या आएगी, अनस्टेबिलिटी आएगी, ओके। तो पर चार्ज ना चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, ये तुम्हारा दोनों की दस वजह से अनस्टेबिलिटी आएगी, क्या भूपिंदर, दोनों की वजह से अनस्टेबिलिटी आएगी, डिस्पर्सल से मे बी स्टेबिलिटी है। गलती से लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इससे हमारे पास स्टेबिलिटी आएगी सिस्टम, ठीक है। डिस्पर्स होगा चार्ज तो स्टेबिलिटी आएगी। पर चार्ज चाहे हमारे पास प्लस का हो चाहे चार्ज हमारे पास माइनस का हो, कोई फर्क नहीं है, चार्ज चार्ज ही है। प्लस का इंटेंसिफाई हो या माइनस का इंटेंसिफाई हो, वो इंटेंसिफाई रहा है तो वो सिस्टम में अनस्टेबिलिटी लेके आता है, और अगर वो डिस्पर्स हो रहा है तो वो स्टेबिलिटी लेकर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरीन का साइज बड़ा है जिसकी वजह से उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्पर्स कर रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है, ऑक्सीजन एटम के ऊपर है ना। तो ऑक्सीजन एटम स्मॉल साइज का है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, कंसंट्रेट हो रहा है, इंटेंसिफाई हो रहा है, इस वजह से ये हमारे पास क्या सा हो जाएगा, अनस्टेबल, ठीक है। यहाँ ना वैसे कॉन्जुगेशन भी हो रही है एसिटेट आयंस में, पर यहाँ पे क्या है, साइज का फैक्टर जो है वो डोमिनेट कर जाता है कॉन्जुगेशन के फैक्टर पे। कॉन्जुगेशन से भी डिस्पर्सल होता है, पर जितना ये क्लोरीन का साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि वो जो यहाँ पे ऑक्सीजन आयंस के बीच में कॉन्जुगेशन हो रही है उसको ओवरकम कर देता है। मोर ओवर यहाँ पे कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जो है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो भी सिर्फ 2 ही बनते हैं, तो कोई ज्यादा अच्छा स्टेबल सिस्टम नहीं बन पाता इस हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या बोला, इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, स्टेबल क्योंकि साइज बड़ा है, और ये हमारे पास क्या हो गया, अनस्टेबल क्योंकि इसका साइज छोटा है। तो जो सिस्टम स्टेबल है वो अपने आप में इतना स्टेबल है कि उसको किसी और की जरूरत नहीं है। क्लोराइड आयन इज स्टेबल, तो वो ऐसे भी एग्जिस्ट कर लेगा कि नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि चार्ज आपका डिस्पर्स हो रहा है साइज बड़ा होने की वजह से, तो उसे कोई जरूरत नहीं है H+ पे दोबारा अटैक करने की और वापस से HCl बनाने की। पर यहाँ इसको ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज से प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इसका साइज छोटा है, नेगेटिव चार्ज वहां कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ऑक्सीजन फटाफट से H+ पे अटैक करेगा ताकि उसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाए, बैकवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। तो दैट मींस स्टेबल इज द कॉन्जुगेट बेस, it will be a weaker conjugate base, weaker is the conjugate base, stronger is the acid। तो आपने ये चीजें याद रखनी है, इसको मैं एक बार शॉर्ट में आपको लिखा देती हूँ फटाफट से। देखो या पहले स्टेबिलिटी से लिखते हैं, ठीक है, राइट डाउन stable is the conjugate base, weaker is the weaker it is, ठीक है, weaker it is और stronger is its acid,
एग्जाम्पल, क्लोराइड स्टेबल है तो ये कैसा है, वीक, और अगर ये वीक है तो इसकी जो एसिड है HCl वो कैसी है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। अब ना इसके बेसिस पे आपने मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। See, you have these acids. ठीक है, आपने क्या बताना है, इन तीनों में सिस योर एसिड, यू हैव टू टेल इन तीनों में से कौन सी स्ट्रॉन्ग होगी, कौन सी वीक होगी। ठीक है ना, कौन सी एसिड स्ट्रॉन्ग होगी, कौन सी एसिड वीक होगी, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ देयर कॉन्जुगेट बेस। अगर मान लो इसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो स्टेबल का मतलब वीक हो गया, और इसका कॉन्जुगेट बेस अगर वीक होगा तो ये एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो आप इसका एक बार ऑर्डर सेट करो, क्या आएगा, HClO4 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। कौन सा, HClO4 क्यों, ये क्यों स्ट्रॉन्ग होगा, एक तो इसका साइज, क्लोरीन का साइज भी छोटा है और आयोडीन का साइज बहुत ज्यादा है, तो इसका जो HClO4 का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक बेस होगा। आप ध्यान से करो, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फिर इसका बेस। मैम HiO4 जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। नहीं, ठीक है, एसिडिटी HClO4 की ही ज्यादा है। ठीक है, ठीक, HClO4 की ही एसिडिटी ज्यादा है, पर रीजन जैसे आप साइज की बेसिस पे बता रहे हो, आप ये देखो कि आपका साइज चार्ज कितना आ रहा है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पे। देखो बेसिकली ना यहाँ हमारे पास, हम नेगेटिव चार्ज के बेसिस पे नहीं बोलेंगे, यहाँ देखो चेंज क्या कर रही है चीज, यहाँ चेंज कर रहा है ये, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ आयोडीन है, और मैंने आपको बताया बड़े साइज के एटम के ऊपर चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो इसका मतलब हमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के ऊपर चार्ज चेक करना है कि इनके ऊपर चार्ज कितना प्रेजेंट है, राइट और नो। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा हो जाएगा, क्लोरीन HClO4 कितने ऑक्सीजन अटैच है, 4, तो 3 तो ऑक्सीजन जो है वो क्लोरीन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाएंगे, एक ये आपका OH अलग प्रेजेंट है। इसमें हमारे पास बस आपने अब सबको रिप्लेस कर दो, यू हैव क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या है, आयोडीन। अब देखो यहाँ हमारे पास क्लोरीन पे चार्ज क्या आएगा, अगर मैं बोलूं कि हमारे पास HClO4, यू हैव ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना होता है, ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज -2, इस पे भी -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ चार्ज कितना आएगा, हाइड्रोक्साइड पे -5। इसका मतलब जो आपका सेंट्रल एटम है उसकी कहीं ना कहीं 2, 4, 6 एंड 1, 7, इसका मतलब इसकी फॉर्मल चार्ज क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितनी हो जाएगी, +7, यहाँ पे भी ब्रोमीन पे +7, यहाँ पे भी +7। अब कहाँ पे +7 स्टेबल है सबसे ज्यादा, आयोडीन पे, क्योंकि उसका साइज बड़ा है। तो इसका मतलब ये जो आपका आयोडीन है ये अपनी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में काफी स्टेबल है, प्लस इसको कोई जरूरत नहीं अपने प्लस के चार्ज को कम करने की, क्योंकि ये प्लस में स्टेबल है, तो ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ नहीं करेगा। पर क्लोरीन का साइज क्या है, इट इज अ स्मॉल इन साइज, तो इस वजह से इसके ऊपर जो +7 चार्ज है वो अनस्टेबल है।
ठीक है। तो क्लोरीन क्या कोशिश करेगा कि इसका +7 चार्ज कम हो जाए, 7 से 6 5 4 3 2, मतलब प्लस का चार्ज कम होता जाए, क्योंकि प्लस में चार्ज यहाँ पे छोटे साइज पे प्रेजेंट है। तो इसको खत्म करने के लिए वो क्या करेगा, यहाँ हमारे पास OH प्रेजेंट है ना, यहाँ पे अटैच्ड है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा ताकि इसका प्लस का चार्ज खत्म होना शुरू हो जाए। जैसे ही वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, ये वाला ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, तो यहाँ पे H+ के लिबरेट होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, इस वजह से हमारे पास एसिडिटी विल डिक्रीज एंड नॉट इंक्रीज। ओके, एसिडिक कैरेक्टर विल डिक्रीज। सबको क्लियर हो गया? भूपिंदर, आप क्या रीजन दे रहे थे, मुझे समझ नहीं आया था उस टाइम पे। एक्चुअली मैं नेगेटिव चार्ज के बारे में सोच रहा था। तो नेगेटिव चार्ज तो देखो हर केस में ऑक्सीजन पे ही आएगा ना, ये Yes, ma'am, H yes, ma'am. निकल जाएगा तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस के हिसाब से हम इसका आंसर देंगे, वो बस आपको स्ट्रक्चर ऐसे पता होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर क्या है ना। नेक्स्ट, अच्छा इसके बाद यही हम करेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन, पर हम ना हैलोजन सेम रखते हैं। ठीक है, कीप द हैलोजन सेम, बस ऑक्सीजन का नंबर बढ़ाते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज यू हैव HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4। आपको इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आते हैं। इनकी ना एक ट्रिक है, ये जो स्ट्रक्चर्स है, कभी भी जब ऑक्सी एसिड्स आते हैं तो आपने इनका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, पहले तो एटम बना लो। सेंट्रल एटम कौन सा है, क्लोरीन। फिर इसमें चेक करो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का नंबर क्या है। जो आपके हाइड्रोजन्स हैं वो कभी भी डायरेक्टली किसी भी मेटल के साथ बॉन्ड या किसी भी नॉन मेटल के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। हाइड्रोजन इज नेवर द सराउंडिंग एलिमेंट, मतलब जब भी ऑक्सी एसिड्स होते हैं, मतलब जिस भी स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ ही लगा होगा, वो सीधा सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाता। तो यहाँ हमारे पास एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, तो ये बस ऐसे बॉन्ड होगा इनका, यहाँ पे दो हो गए। अब हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, ऑक्सीजन तो डायरेक्ट बॉन्ड बना लेंगे, हाइड्रोजन कितने इसमें एक है ना, तो एक इसके साथ अटैच कर दो। इसको कोई ऑक्सीजन को कोई हाइड्रोजन नहीं मिला तो ये फिर ऐसे डायरेक्ट बॉन्ड क्लोरीन के साथ बना देगा और यहाँ हमारे पास आ जाएंगे इसके लोन पेयर। ठीक है, बाकी के जो बचे हुए लोन पेयर है, ऐसी HClO3 का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पहले 3 ऑक्सीजन आपने ड्रॉ कर लेने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, सिर्फ एक ही है तो एक हाइड्रोजन आएगा, बाकी के डबल बॉन्ड्स बना देंगे, लोन पेयर एक बच जाएगा। लास्ट स्ट्रक्चर में यू हैव 4 ऑक्सीजन एटम्स, तो ये सारे ट्रिपल बॉन्ड, ये OH। अब बताओ कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा इनमें से, HClO4 is more this efficient. will be more stronger, but इसमें साइज का इतना फैक्टर नहीं आ रहा क्योंकि साइज तो सारा में सब में क्लोरीन ही है ना, पर ऑक्सीडेशन स्टेट का फर्क आएगा। यहाँ चार्ज आपके पास +1 होगा, यहाँ +3 +5 और यहाँ +7। अब अगर क्लोरीन के ऊपर चार्ज +1 है तो ये फिर भी टॉलरेट कर लेगा, पर +7 चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा, विल बी नॉट टॉलरेबल। तो इसको खत्म करने के लिए ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास लेफ्ट से राइट जाते जाते एसिडिटी जो है ऑक्सी एसिड्स की वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपको एक और क्वेश्चन देते हुए, फास्फोरस की एसिड्स हैं उनका करो, H3PO4, H3PO2 एंड H3PO3, H3PO3, H3PO, इनमें देखो क्या है ऑर्डर, H3PO2 is more stronger acid. H3PO2 is more stronger acid. Yes, why? C डबल बॉन्ड O ग्रुप का होता है इसमें, एक्चुअल में इसमें एक ही हाइड्रोजन अटैच होता है ऑक्सीजन के साथ। बिल्कुल,
इसमें जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई है वो नहीं लगानी है आपने, इसमें ना हमारे पास पहले हाइड्रोजन को फास्फोरस के साथ अटैच करेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स हमें पता होनी चाहिए। जैसे इसमें हमारे पास फास्फोरस के पास 4 हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन कितने हमारे पास 4, तो हाइड्रोजन कितने हैं 3, ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है H3PO3, ऑक्सीजन कितने हैं 3, ठीक है। और एक हमारे पास क्या है हाइड्रोजन भी कितने हैं 3। तो पहले आपने ना फिक्स कर दो कि एक हाइड्रोजन को तो हमने अटैच करना ही है, डायरेक्टली अटैच करना ही है इसके साथ। तो 1 2 एंड ये 3, डायरेक्टली इसको फिक्स कर दिया यहाँ पे। बाकी ये क्या बना देगा डबल बॉन्ड, 5 बॉन्ड्स फास्फोरस के कंप्लीट करने होते हैं। उसके अलावा ये क्या है H3PO2, 3 की है हमारी, ठीक है। इसमें H3 ऑक्सीजन ही, ठीक है, 2 ही ऑक्सीजन है हमारे पास। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास टोटल 3, तो एक के साथ ही हाइड्रोक्साइड अटैच होगा, एक डबल बॉन्ड, बाकी के हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो जाएगा। या ऐसे करो, इसका स्ट्रक्चर ऐसे याद रखो कि इसमें हमारे पास ये फिक्स्ड है कि ये एक तो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो इसमें हमारे पास 1 सेकंड, आपको स्क्रीन रोटेट होके दिख रही है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। यहाँ पे फास्फोरस के ऊपर चार्ज कितना आएगा, हर केस में डिफरेंट हो जाएगा ना। देखो यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन अटैच्ड है, अगर इसको हम इधर की तरफ शिफ्ट करते हैं, पाई बॉन्ड को आप ऐसे ले सकते हो, अगर एक पाई के बॉन्ड्स को हम शिफ्ट करते हैं ऑक्सीजन की तरफ, तो क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन फास्फोरस का ये एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो इस पे चार्ज प्लस आएगा, है ना। तो यहाँ पे ये वाला जो प्लस का चार्ज है वो 3 OH से इसके ऊपर प्लस का चार्ज आया, तो ये क्या चाहेगा कि इसका प्लस का चार्ज खत्म हो जाए, और खत्म होने के लिए क्या करेगा, इससे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, इससे भी विड्रॉ करेगा, इससे भी विड्रॉ करेगा। यहाँ पे जब प्लस का चार्ज आएगा तो वो सिर्फ इन 2 जगहों से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, और यहाँ जब हमारे पास प्लस का चार्ज आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा सारी की सारी सिर्फ एक ही साइड से। यहाँ पे क्या है, जितनी इसको यहाँ चाहिए उतनी ही इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, पर यहाँ पे कॉम्पेंसेट 3 OH कर रहे हैं, तो इससे भी थोड़ा सा विड्रॉ कर लिया, इससे भी थोड़ा सा विड्रॉ कर लिया, इससे भी थोड़ा सा विड्रॉ कर लिया, एक ही जगह से सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ नहीं की है, पर इसमें सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही OH से उसने एक्सट्रैक्ट कर ली। सो दिस विल मेक दिस पर्टिकुलर हाइड्रोजन मोर एसिडिक इन नेचर, ठीक है ना। तो हमारे पास इस वजह से एसिडिक कैरेक्टर दूसरी H3PO2 की तरफ इट विल इंक्रीज, ठीक है। अब आप H2SO4 और HNO3 इन दोनों के बीच में कंपेयर करके देखो क्या आएगा। आपकी क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई आज? नहीं हो रही है ना, आपको रेड आइकन शो हो रहा है ना ऊपर? यस मैम। H2SO4 is more stronger acid than HN. HNO3 की स्ट्रक्चर में आपने नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड्स बनाए हैं? Four मैम। यस ठीक है, इट इज 4 बॉन्ड्स, 5 बॉन्ड्स नहीं बनाने उससे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा नाइट्रिक एसिड का? देखो यही बनाया स्ट्रक्चर सबने, और H2SO4 का क्या होगा इसमें, देखो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है,
तो इसको वो कहाँ से एलिमिनेट करेगा, वो ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा यहाँ से विड्रॉ करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है ना इसके पास, तो ये आसानी से इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सकता है। दिस इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन, तो इसको आसानी है इधर नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने की एज कंपेयर टू दिस ऑक्सीजन। इसके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है दैट इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ होगी, ना कि यहाँ से। पर जब सल्फर से ऐसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ होगी तो वो ना इनसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फिर फर्दर विड्रॉ करेगा। पर यहाँ पे क्या है, वो इस साइड से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर ही नहीं रहा, तो इस वजह से ये वाला जो हाइड्रोजन है वो हमारा लेस एसिडिक हो जाएगा, और इसके जो हाइड्रोजन है they will become more acidic in nature. So H2SO4 is a stronger acid as compared to HNO3. ठीक है, एक मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ जो मैं कल आपसे क्लास में पूछूंगी, HF, HCl, HBr और HI, इनका एसिडिक कैरेक्टर आप बताना मुझे, ठीक है। और एक तो इसका, दूसरा इनका। ओके, तो ये आपने एसिडिक कैरेक्टर का मुझे ऑर्डर बताना है क्या। ठीक है, सो दिस वी विल डू टुडे, बाकी का हम कल कंटिन्यू करेंगे क्लास में। और जो मैंने आपको बोला है केमिकल बॉन्डिंग की वीडियोस, ऐसे मतलब संडे के लिए मत छोड़ देना, एक आज देख लो, एक कल देख लो और संडे को 2 देख लेना, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीक हम फिर उसे रिवाइज कर सके। कोई डाउट है आज के लेक्चर में किसी को? नो मैम। ओके, ठीक है, तो ओके, आई एम एंडिंग द क्लास देन। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन काइंडली आस्क। चलो, आई एम एंडिंग द क्लास।